उपन्यास रिश्तों के रोशनदान। लेखक विशंबर पुरोहित। गेहूं के दाने। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रतीक्षा लॉन्ज सुकांत शर्मा और अन्नपूर्णा दोपहर की फ्लाइट से जोधपुर से मुंबई टर्मिनल पर उतरकर फ्लोरिडा की यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट यूए 8415 पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर पहुंचे थे। इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें पता चला कि फ्लोरिडा जाने वाली फ्लाइट 60 घंटे लेट है और रात 12 बजे उड़ेगी। अगले 7 घंटे शर्मा दंपति को एयरपोर्ट लॉन्ज में ही गुजारने थे। दोनों टेबलों पर पड़ी विभिन्न पत्रिकाओं के पन्ने पलटने लगे। चारों तरफ लगे टीवी स्क्रीन पर विभिन्न कार्यक्रम चल रहे थे। जहां अन्नपूर्णा शर्मा किसी सीरियल को देखते देखते सो गई थी, वहीं सुकांत टीवी स्क्रीन पर आ रहे दृश्यों को देखते देखते जोधपुर में बिताए गए समय में खो गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 1955 की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। पूरे जोधपुर शहर में धमाल मचा हुआ था कि यहाँ के एक सरकारी स्कूल के छात्र सुकांत शर्मा ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल करके शहर को गौरवान्वित किया है। जिला अदालत में दीवानी मुकदमे लड़ने वाले एडवोकेट पार्थ सारथी शर्मा जी के बेटे सुकांत की इस कामयाबी के लिए उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। आजादी के बाद देश में सामाजिक परिवर्तनों के एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था, लेकिन पुष्करणा ब्राह्मण बिरादरी अब भी बाल विवाह जैसी कुरीतियों से ग्रस्त थी। इसी के चलते सुकांत को मैट्रिक में मिली सफलता के बाद लगातार उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। सभी प्रस्तावों की अनदेखी करते हुए पार्थ सारथी जी सुकांत को लगातार आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। इंटरमीडिएट में भी सुकांत ने अपनी सफलता का क्रम बनाए रखा। पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़े। सुकांत को आसानी से जयपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। MBBS तथा MS करने के बाद इस क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने के लिए उसे ब्रिटेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी मिल गई। पार्थ सारथी जी पर स्थानीय पुष्करणा समाज के लोगों की ओर से सुकांत की शादी के लिए प्रस्तावों का दबाव बढ़ता जा रहा था। वे असमंजस में थे कि क्या करें। उनकी ये इच्छा थी कि वे अपने समाज के सामने सादगी का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। वे एक ऐसी वधू चाहते थे जो पूरी तरह सुकांत के लिए समर्पित रहे और चकाचौंध तथा दिखावे से दूर सादगी तथा सरलता की प्रतिमूर्ति हो। स्थानीय माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक चक्रपाणी जोशी के परिवार में उनकी सुपुत्री अन्नपूर्णा में उन्हें वे सारे गुण दिखाई दिए। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी अन्नपूर्णा ने अपनी मां के असामयिक निधन के बाद न केवल पूरे परिवार का बोझ संभाल लिया था, बल्कि पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। पार्थ सारथी जी ने एक विवाह समारोह में अन्नपूर्णा को अपने पिता और भाई बहन का ख्याल रखते हुए देखा था और उससे बातचीत में उसके विचारों को भी समझा था। तभी से उन्हें मन ही मन लगने लगा था कि अन्नपूर्णा सुकांत की सफल जीवन संगिनी सिद्ध हो सकती है। अतः अपनी ओर से पहल करके उन्होंने अपने पुत्र के लिए अन्नपूर्णा का हाथ मांग लिया। चक्रपाणी जी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सहर्षि पार्थ सारथी जी के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी। सुकांत के विदेश से लौट आने पर उसका अन्नपूर्णा के साथ विवाह बेहद सादगी के साथ संपन्न हो गया। न कोई दिखावा, न तड़क भड़क और न ही कोई शोर शराबा। पुष्करणा बिरादरी उन दिनों शहर में अपनी सादगी के चलते सभी समुदायों में आदर्श की निगाह से देखी जाती थी। 4-5 दशकों पहले तक पुष्करणा समाज में वधू पक्ष की ओर से विवाह संस्कार पर किया जाने वाला कोई भी खर्च वर पक्ष द्वारा उसका अपमान समझा जाता था। रीति रिवाजों को कुछ इस तरह रचा गया था कि समाज में कोई भी विवाह लड़की के पिता के लिए कहीं से भी किसी का रूप में बोझ नहीं, बल्कि गर्व का आयोजन सिद्ध हो। विवाह की रस्म पूरी होने तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो वधू पक्ष के लिए किसी भी रूप से आर्थिक चिंता का कारण बने। विवाह के लिए किसी भी प्रकार के लेन देन या दान दहेज की बात तो कोसों दूर, उसकी अवधारणा से भी समाज अनभिज्ञ था। सारा जोर वैवाहिक रस्मों को उनकी शास्त्रीयता के साथ संपन्न किए जाने पर था। विवाह संपन्न होने के बाद सुकांत और अन्नपूर्णा शर्मा भवन पहुंचे। शादी के तीसरे ही दिन सुकांत को अपने फाइनल सेमेस्टर के लिए इंग्लैंड जाना था। वहां के लिए निकलने से पहले वह चक्रपाणी जी से विदा लेने अपने ससुराल गया। चक्रपाणी जी ने हाथ जोड़ते हुए सुकांत को कहा कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनी पुत्री तुम्हें सौंप दी है। एक और चीज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सुकांत ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहा कि वो कुछ नहीं ले जा पाएगा। चक्रपाणी जी ने उनके हाथ में एक लाल पोटली थमा दी और कहा कि इसमें हमारी जमीन से उगी कुछ गेहूं की बालियां हैं। यह प्रतीक है कि तुम गेहूं की इन बालियों की तरह आने वाले समय में हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहोगे और कभी भी उस धरती को नहीं भूल पाओगे जहां तुमने जन्म लिया है। गेहूं की बालियों को सिर पर रखते हुए सुकांत ने चक्रपाणी जी को आश्वस्त करते हुए कहा,
आप निश्चिंत रहें, आपके ये शब्द मैं हमेशा याद रखूंगा। ब्रिटेन में स्कॉलरशिप से पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटने पर सुकांत को जयपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो गई थी और वह पत्नी को लेकर जयपुर चला गया। जल्दी ही मेडिकल क्षेत्र में उसकी योग्यता की चर्चा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में होने लगी। उसके शोध पत्र लगातार विदेश की मेडिकल पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे। कुछ ही समय में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज से उसका बुलावा आ गया। एक बार फिर लाल पोटली को साथ लिए सुकांत और अन्नपूर्णा एक नए सफर पर निकल पड़े। अमेरिका में भी सभी लोगों ने उसकी प्रतिभा का लोहा माना और इसके चलते उसे लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती गईं। 1950 और 60 के दशक में बड़ी संख्या में भारत से अमेरिका जाकर व्यवसाय करने और आगे की पढ़ाई करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जो स्थायी रूप से फ्लोरिडा में ही बस गए थे, उन्होंने अपने बच्चों के भारतीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए अलग स्कूल खोल दिए। संस्कृत में पारंगत अन्नपूर्णा को प्रवासी भारतीयों द्वारा संचालित एक ऐसे ही स्कूल में शिक्षिका का काम मिल गया। अपनी प्रतिभा से बहुत ही कम समय में वह स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई। इसी बीच फ्लोरिडा में उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम वर्णिका रखा गया। वर्णिका की पढ़ाई भी अन्नपूर्णा के स्कूल में ही होने लगी। उधर जोधपुर में पार्थसारथी जी और उनकी पत्नी अब बीमार रहने लगे थे। वहाँ उनका दूसरा बेटा विनोद शर्मा अपने पिता की विरासत और परंपराओं को निभाते हुए वकालत कर रहा था। बेटी वर्णिका जब सिर्फ 2 साल की ही थी तो खबर मिली कि सुकांत की मां चल बसी। मां के निधन के 2 महीने बाद ही सुकांत को उसके पिता के निधन की सूचना मिली। पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उसका जोधपुर लौटना हुआ। वक्त बदल रहा था, लेकिन गेहूं की बालियों की तरह अपनी मिट्टी की खुशबू से सुकांत का जुड़ाव उतना ही गहरा था। समय गुजरते हुए पता नहीं लगता, अमेरिकी परिवेश में पली बड़ी वर्णिका अब कॉलेज जाने लगी थी। वहीं रहते हुए वह एक प्रवासी गुजराती परिवार के संपर्क में आई। इस परिवार के एक लड़के आलोक देसाई ने भी वर्णिका की मां द्वारा संचालित स्कूल से ही शिक्षा पूरी की थी। वर्णिका और आलोक एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन उनका रिश्ता अब एक नया आयाम ले रहा था। वर्णिका और आलोक के बीच बढ़ती हुई घनिष्ठता सुकांत और अन्नपूर्णा की आंखों से अधिक दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। आलोक हर तरह से सुसभ्य, शिक्षित और विनम्र स्वभाव का युवक था, जो हर दृष्टि से वर्णिका का जीवन साथी बनने की योग्यता रखता था। फिर भी सुकांत ने आलोक को अपनी ओर से कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। सुकांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपने पिता और ससुर को दिए गए वचन कि वो हमेशा अपनी धरती से जुड़ा रहेगा, और उसकी सोच थी कि ये तभी संभव होगा जब तक जोधपुर लौटकर वर्णिका के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करे और उसी मितव्ययिता, सादगी और आदर्श के साथ उसका विवाह करे जिस तरह उसका और अन्नपूर्णा का हुआ था। जोधपुर पहुंचकर वह अपने समाज के लोगों को दिखा देना चाहता था कि वह आज भी अपनी मिट्टी से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस बात से अन्नपूर्णा भी पूरी तरह सहमत थी। बेटी वर्णिका के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करने के उद्देश्य से सुकांत और अन्नपूर्णा छोटे भाई विनोद शर्मा के पास जोधपुर पहुंच गए। उनके आगमन की खबर तत्काल ही शहर की पुष्करणा बिरादरी के हर परिवार तक पहुंच गई। घर घर यही चर्चा होने लगी कि सुकांत ने अपने 2-2.5 दशकों के अमेरिका प्रवास में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया होगा और अब वो निश्चय ही अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से और पूरे दान दहेज से करेगा। विवाह योग्य लड़कों वाला हर परिवार ये चाहने लगा कि किसी न किसी तरह उसकी पहुंच सुकांत तक हो जाए। अभी उन्हें जोधपुर आए 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन सुबह सुबह ही नाश्ते पर विनोद ने सूचना दी, भाई साहब आज शाम हमें अपनी एक बुआ जी की पोती के रोके की रस्म में चलना है। सुकांत असमंजस में पड़ गया और पूछा कि ये रोका क्या होता है। इस तरह की रस्म के बारे में मैं तो आज पहली ही बार सुन रहा हूँ। विनोद ने बड़े भैया को बताया, आजकल हमारे यहाँ एक नई प्रथा चल पड़ी है कि शादी का रिश्ता पक्का होते ही लड़की के घर वाले एक संक्षिप्त आयोजन करते हैं और लड़के को बाकायदा रोकते हैं ताकि उसके परिवार वाले किसी और जगह बात ना चलाएं। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार सुकांत और विनोद दोनों ही रोका रस्म में भाग लेने के लिए बुआ जी के घर पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से सुकांत को यहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक बड़ा शामियाना लगा हुआ था जिसमें लड़के के घर से आने वाले मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे मेहमानों का तांता लगने लगा। लड़के के परिवार से पुरुष और महिलाओं सहित कुल 30-40 लोग जमा हो गए। सभी को फूलों के हार पहनाकर सम्मानित किया गया। सुकांत को लग रहा था मानो उसी दिन शादी होने वाली है। थोड़ी देर बाद ही सभी को तरह तरह के मिष्ठान परोसे गए।
खान पान का यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लड़के के परिवार से आए प्रत्येक सदस्य को शगुन के रूप में 500 रुपए के नोट देकर विदा किया गया। भाभी दूल्हे और उसके पिता को तरह तरह के उपहारों से लाद दिया गया। रोके की रस्म देखकर सुकांत अवाक था। उसे आश्चर्यचकित देखकर विनोद ने बताया, भाई साहब ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बल्कि अब शादी की आखिरी रस्म संपन्न होने तक लड़के के परिवार में किसी के भी जन्मदिन, तीज त्योहार, किसी की नौकरी लगना या सेवानिवृत्ति आदि आयोजनों के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी लड़की के परिवार पर होगी, जबकि विधिवत सगाई की रस्म होनी अभी बाकी है। उसी सप्ताह विनोद ने सुकांत को बताया कि उनकी मौसी का लड़का ओपी कल्ला, जो PWD में मुख्य अभियंता है, उसकी बेटी की शादी में शामिल होने चलना है। सुकांत के पूछने पर विनोद ने यह भी बताया कि रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी मनोहर हर्ष जी का लड़का विजय हर्ष मुंबई की एक निजी कंपनी में इंजीनियर है और लड़की ने इस साल ही इतिहास में MA किया है। कल्ला और हर्ष परिवार में होने वाली इस शादी के लिए शहर के पास ही बने एक विशाल फार्म हाउस को बुक किया गया था, जहां कम से कम 2000 मेहमानों के भव्य स्वागत की व्यवस्था थी। पुष्करना बिरादरी में जहां कभी लहसुन प्याज तक कभी निषेध था, वहां आज के इस भोज में नॉनवेज खाने की भी अलग से व्यवस्था थी। बड़ी संख्या में शहर के सभी सम्भ्रात परिवार विवाह में शामिल होने आयोजन स्थल पर पहुंच चुके थे। पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की जा रही थी। सभी मेहमान कतार बनाकर नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए अपने उपहार सौंपकर अपनी अपनी कुर्सियों पर आसीन होते जा रहे थे। कुछ देर बाद ही उसी मंच पर मनोरंजन का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। विवाह की रस्म में आए प्रत्येक अतिथि को भी विशेष उपहार देकर विदा किया गया। वर पक्ष के नजदीकी रिश्तेदारों को सोने के सिक्के दिए गए। कार्यक्रम स्थल के निकटवर्ती प्रांगण में ढेरों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा एक महंगी कार भी खड़ी थी। वापसी में सुकांत को विनोद ने बताया कि शादी में कुल मिलाकर यही कोई 40-50 लाख का खर्चा हुआ होगा। ये सब सुनकर सुकांत के मन में अपनी बिरादरी के आदर्शों का महल पूरी तरह ढह गया। दूसरे ही दिन सुबह जोधपुर के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ मोहन कृष्ण छंगाणी जी का फोन पर न्योता आया। सुकांत जी, मैं मोहन कृष्ण बोल रहा हूँ। क्या आज शाम आप और हम शास्त्री नगर स्थित मेरे बंगले पर मिल सकते हैं? आपको लाने के लिए मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा। सुकांत पत्नी अन्नपूर्णा के साथ शाम को छंगाणी जी के बंगले पर पहुंचे। स्वागत की औपचारिकताओं के बाद छंगाणी जी ने सुकांत को संबोधित करते हुए कहा, मैं 2 महीने पहले ही प्रदेश के चिकित्सा विभाग के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। राज्य के जिला अस्पतालों में कार्य करते हुए मैंने एक सपना संजोया था कि रिटायरमेंट के बाद मैं जोधपुर में एक अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित करूंगा। आप तो जानते ही हैं कि अस्पताल की स्थापना के लिए काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मेरा बेटा विनीत छंगाणी इस समय मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है। वो भी यही चाहता है कि जोधपुर में एक आधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाए, लेकिन उसने तय कर रखा है कि वो अस्पताल की स्थापना के बाद ही शादी करेगा। पिछले साल ही मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें मैंने अपना जमा जत्था सब कुछ लगा दिया था। अपने स्टेटस को देखते हुए मेरे लिए ये जरूरी हो गया था। आप तो पिछले 2 दशकों से अमेरिका में थे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस अस्पताल की स्थापना में इन्वेस्ट कर साथ ही अमेरिका में एक कैंपेन चलाकर अस्पताल के लिए धन इकट्ठा करने में सहयोग भी करें। फिर हम विनीत और बेटी वर्णिका का ब्याह धूमधाम से कर देंगे। मोहन जी की ये बात सुनकर सुकांत मन ही मन सोचने लगा कि क्या ऐसे संबंध को सहमति देने का अर्थ लड़की के लिए सौदेबाजी करना नहीं होगा। बातों बातों में सुकांत ने मोहन जी से पूछ लिया कि यदि ऐसा अस्पताल बनता है तो उस पर स्वामित्व किसका रहेगा। मोहन जी ने उत्तर दिया, वैसे तो अस्पताल जोधपुर के लोगों का होगा, लेकिन उसका पूरा भार और स्वामित्व बेटे विनीत के कंधों पर ही होगा। बातों ही बातों में शाम ढल गई और रात गहराने लगी। इस पूरी चर्चा के बाद भी सुकांत ने अभी तक अपनी ओर से किसी तरह की सहमति व्यक्त नहीं की। जब उसने और अन्नपूर्णा ने देर रात तक का हवाला देते हुए छंगाणी परिवार से विदा लेनी चाहिए, तब मोहन जी ने अपनी जेब से एक विस्तृत सूची निकालकर सुकांत को देते हुए कहा, सुकांत जी, ये उन मेडिकल उपकरणों की सूची है जो केवल अमेरिका में ही उपलब्ध हैं। अब तो आपका और हमारा संपर्क ही हो गया है। उम्मीद है जो जल्दी ही रिश्ते में बदल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पहुँचकर इन उपकरणों को मुझे भिजवा दें, जो फिलहाल यहाँ मेरे निजी क्लिनिक में काम आएंगे। बाद में अस्पताल बन जाने पर उन्हें वहाँ लगवा दिया जाएगा। सुकांत ने मोहन जी द्वारा दी गई सूची पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसी बीच उनकी पत्नी भी पीछे से आ गई और दोनों ही विदा लेकर वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते भर सुकांत और अन्नपूर्णा चुप थे। अचानक खामोशी को तोड़ते हुए अन्नपूर्णा ने कहा, जब आप मोहन जी से चर्चा में व्यस्त थे, मैं श्रीमती छंगाणी जी का गहना पुराण सुन रही थी। उन्होंने मुझे विस्तार से बताया
कि अपनी बेटी की शादी में उन्हें लड़के के रिश्तेदारों को कितने गहने देने पड़े। अब भी उनके पास अपने खुद के गहनों का एक भंडार है और वे अपने बेटे विनीत की शादी में बाहरी गहने मिलने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। सुकांत छंगानी परिवार के अपने आकलन के बारे में अन्नपूर्णा को कुछ बताता कि इससे पहले वो खुद ही चुटकी लेते हुए बोली, परिवार का स्टेटस भी देखना पड़ता है। ये सुनकर सुकांत की हंसी नहीं रुकी। दोनों ने जी भरकर ठहाके लगाए। शर्मा भवन लौटने पर विनोद ने सुकांत से पूछा, भाई साहब मीटिंग कैसी रही? सुकांत ने तत्काल उत्तर दिया, भाई मीटिंग इतनी जोरदार रही कि हमें तुरंत फ्लोरिडा की फ्लाइट का रास्ता दिखा दिया। मुझे लगता है कि मैं बेकार ही फ्लोरिडा से गुजराती परिवार के मेघावी बेटे आलोक देसाई की उपेक्षा करता रहा। अमेरिका में रहते हुए भी आलोक ने अपने भारतीय संस्कारों को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। सुकांत ने कुछ देर खामोश रहने के बाद चुप्पी तोड़ते हुए संजीदगी से कहा, शादी कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें तालमेल करना पड़े, बल्कि ये तो वह सूत्र है जो न सिर्फ दो लोगों को बल्कि उनके परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। उसकी खुशबू महत्वपूर्ण है, उस पर कोई बोली नहीं लगाई जा सकती। मेरी बेटी वर्णिका उन गेहूं की बालियों की तरह है जो पोटली में बंद विदेश में भी अपनी मिट्टी से पूरी तरह जुड़ी है। अब वक्त आ गया है कि इन गेहूं के दानों को एक नई जमीन में बोने का। एयरपोर्ट के लाउंज में घोषणा सुनाई दी। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट UA 8415 से फ्लोरिडा जाने वाले यात्री विमान पर पहुंचे। फ्लाइट निर्धारित समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस उद्घोषणा के साथ ही अपने विचारों की तंद्रा में खोए हुए सुकांत और अन्नपूर्णा का ध्यान यकायक भंग हुआ और वे अपने अपने हैंड बैग उठाते हुए एरो ब्रिज से विमान की तरफ बढ़ने लगे।